फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं। रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब पे जो सामग्री है वो YouTube पे बेइंतहा है और कहीं ना कहीं वो आपने देखी भी होगी। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि रिबॉन्डिंग कैसे होती है तो दोस्तों आप अभी स्टॉप हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर रिबॉन्डिंग करते हैं और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होने के बावजूद भी उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो रिबॉन्डिंग करते वक्त वो क्या गलतियां होती हैं जिनकी वजह से कोई भी रिबॉन्डिंग खराब हो सकती है, आपके बाल खराब हो सकते हैं, आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो वही समझाने के लिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि रिबॉन्डिंग करते वक्त वो क्या गलतियां हैं जो कभी हम ध्यान रखते भी हैं और हमसे हो जाती हैं या हमें पता ही नहीं है। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये आज सभी हेयर ड्रेसर्स के लिए तो है ही, साथ में उन सभी क्लाइंट्स के लिए है जो रिबॉन्डिंग कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जब भी वो रिबॉन्डिंग कराएंगे या रिबॉन्डिंग के लिए कहीं कंसल्ट करेंगे तो वो पहले से ही समझदार होंगे और इस चीज को समझ सकेंगे कि क्या वो रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग जो करा रहे हैं उनके लिए सही है या नहीं है। रिबॉन्डिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हम बालों को चेक करते हैं। बालों को चेक करने के बाद क्लाइंट का हेड वॉश लिया जाता है। हेड वॉश के बाद हम केमिकल करते हैं। केमिकल करने के बाद फिर वॉश होता है। वॉश के बाद फिर ड्रायर होता है, फिर उस पर प्रेस की जाती है, फिर न्यूट्रलाइजर किया जाता है, फिर हेड वॉश किया जाता है, लास्ट में उस पर मनचाही शेप दी जाती है। ये सभी को पता है, पर इस प्रोसेस में क्या गलतियां होती हैं आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं वो पहली गलती जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो अक्सर हमसे हो जाती है, वो है कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन में सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए वो जानना चाहिए बालों की स्ट्रेंथ। क्या बालों की स्ट्रेंथ नॉर्मल है, ब्रिटल है, ब्रेकेज है? इन तीनों कंडीशन में से हमारा बाल कैसा है ये जानना चाहिए। नॉर्मल बाल एक हेल्दी बाल होता है जो काफी मजबूत होता है। जो ब्रिटल बाल होता है वो छूने में कड़ा कड़ा और बहुत ही रूखा दिखता है। साथ में अगर आप उसे छूते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी हथेलियों को चुभ रहा है। ऐसे बाल को ब्रिटल कहा जाता है। ये बाल डिहाइड्रेट बाल होता है। तीसरे नंबर पे जो ब्रेकेज है, ब्रेकेज वाला बाल कैसा होता है? ब्रेकेज वाला बाल अक्सर बीच में से टूटा टूटा होता है और साफ पता चलता है कि हर बाल बिखरा हुआ है और अनइवन है, वो बीच में से टूटा टूटा है। ऐसे बालों को ब्रेकेज वाला बाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बालों का इलास्टिक टेस्ट। हमें जानना चाहिए क्या हमारे बालों की इलास्टिक गुड है, स्लैक है, वीक है। इन तीनों चीजों में से हमारे बालों में क्या है। अगर आपके बालों की इलास्टिक गुड है तो आपका बाल, आप पहले ऐसे नोट लेंगे, बाल खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बाल अपनी जगह वापस जा रहा है। तो आपके बालों की इलास्टिक बिल्कुल सही है और वो गुड में आती है। अगर आपने बाल नोट करके खींचा और खींचने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो वापस अपनी जगह नहीं जा रहा है तो आपके बालों की इलास्टिक स्लैक है। अगर आप देख रहे हैं कि आपने बाल को नॉट बांधकर खींचा और वो खींचते खींचते ही बीच में से टूट गया तो आपका बाल वीक है। कहीं ना कहीं उस बाल की केराटिन चेन कमजोर है और जिस बाल में आपका बाल खिंच के वापस चला गया है वहां पे आपकी केराटिन चेन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट है बालों का हेयर टाइप। क्या क्लाइंट का बाल थिक है, क्या क्लाइंट का बाल मीडियम है या क्लाइंट का बाल थिन है? मतलब क्या क्लाइंट का बाल मोटा है, पतला है या बहुत पतला है, ये भी हमें कंसल्टेशन में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ल पैटर्न।
कर्ल पैटर्न का मतलब है बालों का टेक्सचर कैसा है। अक्सर लोगों से ये गलतियां होती हैं कि वो टेक्सचर का मतलब ये समझते हैं कि बाल छूने में कैसा है, जबकि टेक्सचर का मतलब है बालों की असली शेप क्या है। बालों की असली शेप किसी को पता होगी तभी वो बालों के बॉन्ड को सही शेप में जोड़ पाएंगे। कर्ल पैटर्न 1 का मतलब है सीधा और कर्ल पैटर्न 5 का मतलब है टेढ़ा। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे क्लाइंट का बाल कर्ल पैटर्न 1 से लेके 5 के बीच में कौन सा है। अगला मेजर पॉइंट है प्रीवियस हिस्ट्री। क्लाइंट के बालों की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि 99% लोग इसी चीज में गलती करते हैं और वो अक्सर यही जज नहीं कर पाते कि केमिकल कौन सा लगना चाहिए क्लाइंट्स के बालों में, क्योंकि वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते या फिर वो कहीं ना कहीं ये नहीं जान पाते कि बालों में कलर होने का नुकसान क्या होता है या रिबॉन्डिंग होने का क्या नुकसान होता है, और साथ ही वो कितने दिन पहले हुई है ये जानना सबसे बेहद जरूरी है। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट के बालों पे कौन सा केमिकल हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालों का हीना कोटेड होना। हर टेक्नीशियन को ये जानना चाहिए कि क्लाइंट्स के बालों पे हीना है या नहीं है। अगर है तो वो कितने दिन से हीना को अप्लाई कर रहा है, साथ में ही वो कितने समय से, मतलब 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, वो कितने समय से लगातार हीना कर रहा है। ये एक मेजर गलती है जो अक्सर टेक्नीशियन से हो जाती है। नेक्स्ट गलती है हेड वॉश। अक्सर हेड वॉश में हमसे जो गलती हो सकती है वो पहला है तेल का ना बालों से निकलना। हमें क्लाइंट्स के बाल अच्छे से चेक करने चाहिए कि तेल उनमें कितना है, और अगर उसमें तेल है तो वो बाल हमें 2-3 बार शैम्पू लगाकर बार बार वॉश करना चाहिए ताकि उन बालों से तेल अच्छे से निकल जाए। कभी भी तेल वाले बालों पे रिबॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें अच्छे से साफ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलती है जो अक्सर किसी से भी हो सकती है। वो है केमिकल का चयन। यहाँ पे मैं आपको लॉरियल के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ जो है रेसिस्टेंट और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। यहाँ पर EX जो है वो होता है वर्जिन और हेल्दी हेयर के लिए, हीना कॉटेड हेयर के लिए। साथ ही EX करता है बालों के 3 कर्ल पैटर्न्स को डाउन, मतलब अगर आपका बाल 3 नंबर का है तो वो 1 नंबर का हो जाएगा सीधा। अगर आपका बाल 5 नंबर का है तो वो 2 नंबर तक डाउन हो सकता है, पर वो ज्यादा सीधा नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे रेसिस्टेंट जो है वो होता है कलर बालों के लिए, रिबॉन्डेड बालों के लिए, और ये करता है बालों को 2 लेवल डाउन। बॉन्डिंग करते वक्त टेक्नीशियन से केमिकल एप्लीकेशन में भी मिस्टेक हो सकती है। कई बार केमिकल लगाते वक्त टेक्नीशियन जड़ के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल ना लग जाए तो डर की वजह से रूट्स के पास केमिकल नहीं लगाते हैं, जिस वजह से वहाँ के बोन्स नहीं टूटते हैं। और कई बार वो इतना कस के अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं कि उन्होंने जो केमिकल लगाया है वहाँ पे वो केमिकल नहीं रह पाता है। तो केमिकल करते वक्त ज़्यादातर यही मिस्टेक्स होती हैं, और कई बार टेक्नीशियन जब केमिकल लगाता है तो ऊपर लगाता है, नीचे लगाता है, और लाते लाते नीचे वो लगाना ही भूल जाता है, तो नीचे वाले बाल टर्न हो जाते हैं और ऊपर वाले बाल स्ट्रेट निकलते हैं। तो केमिकल लगाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत पतली स्लाइसेस निकालकर आपको वो नीटली एप्लीकेशन बनानी है। नीटली एप्लीकेशन करके सभी जगह उसको अच्छे से ड्रॉ करना है नेचुरल हेयर फॉल पर, ना कि 4 डिवाइड करके, 4 सेक्शन डिवाइड नहीं करना है। आपको क्लाइंट का नेचुरल हेयर फॉल, सिर्फ नेचुरल हेयर फॉल पर ही काम करना है। उसका बाल जिस मूवमेंट में गिर रहा है उसी मूवमेंट में आपको वो एप्लीकेशन करनी है।
रिबॉन्डिंग करते वक्त अगर आपके क्लाइंट के बाल हीना कोटेड हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जिस पे हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में बात करेंगे और मैं एक लंबी चर्चा के साथ आपको बताऊंगी कि हीना कोटेड बालों के ऊपर रिबॉन्डिंग कैसे करनी चाहिए। पर हीना कोटिंग वाले बालों में सबसे पहली मिस्टेक आपसे जो हो सकती है वो है हेड वॉश। अगर आपके बाल हीना कोटेड है तो याद रखें, आप इन्हें जो शैम्पू करेंगे वो शैम्पू गर्म पानी के साथ होना चाहिए। हीना कोटिंग वाले बालों पे अक्सर जो दोबारा गलती हो सकती है वो है केमिकल से बॉन्ड का ना टूटना। देखिए, केमिकल का प्रोसेस टाइम है 50 मिनट्स। 50 मिनट से अगर ज़्यादा हो गया है तो कहीं ना कहीं केमिकल काम करना बंद कर देगा। और अगर क्लाइंट्स के बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं तो वहाँ पे आपको क्लाइंट को बालों को दोबारा से धोना है, दोबारा से सुखाना है और दोबारा से केमिकल की एप्लीकेशन करनी है। नेक्स्ट जो गलती है उसका नाम है बॉन्ड्स। अक्सर 98% लोग जो गलती करते हैं वो है बॉन्ड्स को चेक करना। कहीं ना कहीं कई बार उन्हें लगता है कि बॉन्ड्स हो गए होंगे और बॉन्ड्स टूटते ही नहीं हैं, वहाँ पे भी गलती हो जाती है। और अक्सर कई बार वो इतना लेट बॉन्ड्स को चेक करते हैं जबकि बॉन्ड्स पहले ही टूट चुके होते हैं, तो वहाँ पे भी गलती हो जाती है। कहने का मतलब है, सिंपल शब्दों में आपको बोलूं, अगर आपने टाइमली बॉन्ड्स को चेक नहीं किया है और केमिकल बहुत देर तक बालों पे रह गया है तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के बालों को नुकसान पहुंचता है। तो हमें ये जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड कितनी देर में टूट जाएगा और वो कितनी देर में, सपोज वो 30 मिनट में टूटना है या 30 मिनट तक टूट जाएगा तो ठीक 30 मिनट में हमें उसे चेक कर लेना चाहिए। लेकिन बॉन्ड्स चेक कैसे करते हैं और उसके क्या क्या तरीके होते हैं, इसकी चर्चा हम अगले विषय में करेंगे। उसके लिए मैं एक नया आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा मुझे समझाना आसान नहीं है। तो उसकी चर्चा बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे उन्हें चेक करते हैं, कैसे चेक करने चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो सभी अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बॉन्ड्स सही टाइम पर और सही तरीके से चेक करना बहुत जरूरी है। रिबॉन्डिंग करते वक्त एक गलती जो अक्सर हो सकती है वो है क्लाइंट का इन्फेक्टेड स्कैल्प होना। अगर आपने कंसल्ट करते वक्त क्लाइंट का स्कैल्प चेक नहीं किया है और वो इन्फेक्टेड है और आपने भी उस पर केमिकल कर दिया है तो क्लाइंट को कहीं ना कहीं इरिटेशन स्किन में शुरू हो जाएगी और वो इरिटेशन होने की वजह से या खुजली या चिरमिराहट या जलन की वजह से वो समस्या और ज़्यादा घनघोर रूप ले सकती है। तो मेक श्योर जब भी आप कंसल्टेशन कर रहे हैं तो क्लाइंट के स्कैल्प को जरूर जानें। हाइलाइटेड बालों में भी रिबॉन्डिंग करते वक्त कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर आपके बाल हाइलाइटेड हैं या कलर हैं तो पहले तो याद रखें, यहाँ पे पहले प्री ट्रीटमेंट यूज होगा। प्री ट्रीटमेंट से आप कलर बालों को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने बालों में प्री ट्रीटमेंट लगाया है तो यहाँ पर जो आपका कलर बाल है, कलर बाल का बॉन्ड पहले टूटेगा और कहीं ना कहीं जब आपने वो स्प्रे किया है तो उसकी वजह से आपके वर्जिन और हेल्दी हेयर का बॉन्ड देर से टूटेगा। तो जब भी आप बॉन्ड चेक करें तो मेक श्योर कि आपने कलर बालों का भी बॉन्ड चेक अलग से किया है और आपने हेल्दी हेयर का भी अलग से किया है, क्योंकि जो बॉन्ड्स पहले टूटेंगे वो कलर बालों के टूटेंगे और जो बॉन्ड्स बाद में टूटेंगे वो नॉर्मल बालों के टूटेंगे। तो नॉर्मल बालों के बॉन्ड टूटने के बाद ही हमें हेड वॉश करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइलाइटेड बाल के बॉन्ड्स भी और नॉर्मल बाल के बॉन्ड्स भी एक साथ टूटे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिबॉन्डिंग करते वक्त एक गलती जो अक्सर होती है उसका नाम है रिंस ऑफ। रिंस ऑफ में जब भी केमिकल को बालों से बाहर निकालना होता है और आप उसे बहुत ही जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। सपोज आपने पहला केमिकल किया और आपके क्लाइंट का वॉश 5 से 10 मिनट में हो गया है तो याद रखें कहीं ना कहीं क्लाइंट के बालों में अभी भी केमिकल है, क्योंकि केमिकल निकलने में 20 से
25 मिनट लग जाते हैं, तभी वो केमिकल अच्छे से निकल पाता है। अगर आपका रिंस ऑफ का प्रोसेस 10 मिनट में कंप्लीट हो गया है और केमिकल की कोटिंग क्लाइंट्स के बालों पे है, तो जो बाल डैमेज होंगे कहीं ना कहीं वो क्लाइंट के ही बाल डैमेज होंगे और उस प्रोसेस में भी कोई ना कोई कमी आ ही जाएगी। तो हमेशा रिंस ऑफ टाइम से करना चाहिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूज़ करना चाहिए। मेक श्योर जब आप वॉश कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप केमिकल पे वॉश करते हैं तो उसमें से झाग निकलते हैं और आप धीरे धीरे ध्यान देंगे तो जब आपका केमिकल निकलता जाएगा तो वो झाग कम होते जाएंगे और लास्ट में सिर्फ पानी के झाग ही रहेंगे। और जब आप बालों को पूरा अच्छे से वॉश कर देंगे तो हेयर ड्रेसर को महसूस होगा कि क्लाइंट के बाल उसको हाथ में खुरदुरे महसूस हो रहे हैं। तो याद रखें, पहला केमिकल जब आप धो रहे हैं, जब तक आपको बाल खुरदुरा महसूस ना हो, आप बाल को धोते रहें। अगर आपने बाल जल्दी धो दिए हैं और आपके बालों पे केमिकल रह गया है तो इसका मतलब केमिकल कहीं ना कहीं अभी भी काम कर रहा है और वो कोटिंग कहीं ना कहीं आपके बालों को ओवर प्रोसेस कर देगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी गलती या जिसे कह सकते हैं मेजर गलती, वो है आयरन। टेक्नीशियन कौन सी आयरन चूज कर रहा है या घर बैठ के आप कौन सी आयरन चूज कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि आपका बाल कैसा निकलेगा। आयरन में दो तरीके की प्रेस होती हैं, जिसे एक हॉट प्लेट कहा जाता है, जिसे अक्सर हम स्ट्रेटनर और प्रेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है स्टीम पोट, जिसमें स्टीम के माध्यम से बालों पर प्रेस की जाती है। अगर हम हॉट प्लेट की बात करें तो हॉट प्लेट पर जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री ऑन एन एवरेज होता है, जबकि स्टीम पॉट में मैक्सिमम जो होता है वो 210 डिग्री होता है। इसमें इसके ऊपर कोई टेम्परेचर होता ही नहीं है। तो आप जानिए कि बालों को जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो बालों के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है। कहीं ना कहीं ये तो क्लियर ही है, अगर आप बालों पर स्टीम पोट करते हैं तो आपका बाल सेफ जोन में है। अगर आप बालों में हॉट प्लेट यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके बालों के लिए नुकसानदायक है। रिबॉन्डिंग करते वक्त अक्सर जो टेक्नीशियन से गलतियां होती हैं वो है आयरन के टेम्परेचर का ध्यान। आयरन का टेम्परेचर अगर आप स्टीम पोट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको स्टीम पोट के बारे में बता रही हूँ, ना कि हॉट प्लेट के बारे में, तो आप ध्यान रखें आपका बाल चाहे जितना भी हेल्दी या मोटा है, आपके बालों पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। जबकि ज़्यादातर देखने में आता है टेक्नीशियन जब तक बालों में से धुआं ना उड़ जाए तब तक उसे सही प्रेस नहीं मानते। इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी बाल के लिए नुकसानदायक होता है। और अगर आपका बाल रिबॉन्डेड है या फिर आपका बाल कलर्ड है तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री से भी टेम्परेचर कम होना चाहिए। यहाँ पर आप 170, 140 अकॉर्डिंग टू हेयर टेम्परेचर कर सकते हैं। बालों को प्रेस करते वक्त एक गलती अक्सर हेयर ड्रेसर से हो जाती है, वो है बालों का गीला होना। क्योंकि ये 4 से 5 घंटे का प्रोसेस है और हमें जल्दी इसे करना होता है। कई बार क्लाइंट भी जल्दबाजी में होते हैं और वो भी हमें प्रेशर देते हैं कि मेरा काम जल्दी कीजिए। तो जल्दबाजी में हेयर ड्रेसर क्लाइंट के बालों को पूरा नहीं सुखाते और हल्के गीले बालों में ही प्रेस शुरू कर देते हैं। अगर आप गीले बालों में प्रेस करते हैं और आप ध्यान रखें प्रेस करते वक्त बालों से चिड़चिड़ाहट, चरमरी आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर और जल्दी ही वो बाल आपका वो वहां से टूट जाएगा। तो गीले बालों में प्रेस कभी ना करें, हमेशा श्योर रहें कि आपका बाल पूरा सूख चुका है। रिबॉन्डिंग करते वक्त अक्सर जो गलती होती है उसमें प्रेस का एंगल भी कहीं ना कहीं होता है। जब भी हम किसी क्लाइंट के बालों पे प्रेस करते हैं तो हमें नेचुरल हेयर फॉल का ध्यान रखना चाहिए, नेचुरल हेयर फॉल पर ही काम करना चाहिए। साथ ही साथ एंगल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं इस तरफ का बाल कर रही हूँ तो मेरा एंगल इधर होना चाहिए,
अगर मैं इस तरफ कर रही हूँ तो मेरा एंगल इधर होना चाहिए। जैसे जैसे मेरे बाल हैं, मेरा हेयर फॉल है, टेक्नीशियन को वैसे ही मूव करना होगा। और सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक प्रेस करते वक्त होती है वो इस एरिया में होती है। इस एरिया में अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपका डिग्री 180 डिग्री में बाल ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। तो अगर आपका क्लाइंट का बाल यहाँ से क्रिटिकल पोजीशन में है तो आप उसको टाई करके अलग करें। पहले सभी बालों में अच्छे से प्रेस कर लें और ये वाले बाल को सबसे लास्ट में प्रेस करें। और ध्यान रखें आपका यहाँ का बाल 180 डिग्री में ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो गलती है वो है बेबी हेयर्स। हमारे फ्रंट के बाल आपने देखा होगा, मोस्टली जो लोग क्लिप्स लगाते हैं या किसी भी तरीके का कोई पिन अपने बालों में लगाते हैं, उनके बाल आगे से बहुत छोटे होते हैं। वो छोटे बालों को हम बेबी हेयर्स बोलते हैं। बेबी हेयर्स पे जब आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनमें रूट्स के पास थोड़ा रिंकल रह जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल काफ़ी हद तक सीधा दिखे, वो भी फ्रंट का, वो भी छोटा, जहाँ पे मुमकिन नहीं होता कि आप प्रेस चला सके, तो ऐसे बालों को आपको स्टार्टिंग में ब्लो ड्रायर करना चाहिए। ड्रायर लेकर आपको बालों को अच्छे से मूव करना चाहिए और उसको फ्लैट करना चाहिए ताकि क्लाइंट का बाल सीधा निकले। नेक्स्ट जो गलती है उसका नाम है न्यूट्रलाइजर। बिल्कुल वो है न्यूट्रलाइजर जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। ये केमिकल कहीं ना कहीं हमारे पहले केमिकल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। ये 10 मिनट में ही बालों के बॉन्ड्स को दोबारा जोड़ देता है, जो कि हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो आप जब न्यूट्रलाइजर कर रहे हैं तो इसे हल्के में ना लें। न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन 10 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी हाँ, जबकि आप देखेंगे कई टेक्नीशियंस इसको आधा घंटे से लेके 45 मिनट तक लगा देते हैं। मतलब वो लगाने में ही इतना टाइम लगा देते हैं जिसकी वजह से बाल ओवर प्रोसेस हो जाता है। तो पहला हमें ध्यान रखना चाहिए ये एप्लीकेशन 10 मिनट में हो जानी चाहिए। साथ ही जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो क्लाइंट का सर स्ट्रेट होना चाहिए, क्लाइंट का सर मूव नहीं होना चाहिए। 10 मिनट में जब ये एप्लीकेशन खत्म हो जाए तो क्लाइंट के साथ ही रहना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वो 10 मिनट तक अपनी बॉडी को मूव ना करे, क्योंकि वो जिस शेप में बाल रहेगा वो उसी शेप में जुड़ जाएगा। साथ ही न्यूट्रलाइजर में होने वाली जो अगली गलती है वो है पीएच बैलेंस। अगर आप न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन फास्ट नहीं कर रहे हैं तो बालों का पीएच लेवल गिर जाएगा, जिसकी वजह से बालों का नुकसान होगा। अक्सर देखने में आता है हेयर ड्रेसर न्यूट्रलाइजर में कभी सीरम मिक्स करते हैं, कभी कलर मिक्स करते हैं या कभी मास्क मिलाकर उसको बालों पर लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर वो कोई मिक्सिंग न्यूट्रलाइजर में करते हैं तो वहाँ क्लाइंट के बालों को नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही अगर आपको लग रहा है न्यूट्रलाइजर करते वक्त क्लाइंट के बाल गर्म हो रहे हैं और तेजी से गर्म हो रहे हैं, तो आपको जिस एरिया पे बाल गर्म हो रहा है वहाँ फटाफट मल्सिफिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाल ठंडा हो जाए। नेक्स्ट गलती जो हमारी है रिबॉन्डिंग करते वक्त वो हो सकती है बोर्ड का ना लगाना। कहीं ना कहीं आजकल सभी में एक कॉन्फिडेंस आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर हम भी इंसान हैं, इसी तरह से क्लाइंट भी इंसान है और वो बेध्यानी में कई बार फोन उठा लेते हैं या फिर मूव हो जाते हैं, जिस वजह से न्यूट्रलाइजर के वक्त बालों की शेप खराब हो सकती है। तो अगर हम वहाँ पर बोर्ड लगाते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बाल ज़्यादा सीधा निकलता है। तो आपको हमेशा गर्दन के पास, फ्रंट पर और बैक पर बोर्ड यूज करने चाहिए। साथ ही रिबॉन्डिंग करते वक्त एक जो मेजर गलती है वो है हेयर ड्रेसर का इधर उधर
उधर घूमना, उन्हें लगता है ये केमिकल प्रोसेस है, बहुत लंबा चलने वाला है और कहीं ना कहीं ये थकावट भरा प्रोसेस भी है, क्लाइंट के लिए भी और हेयर ड्रेसर के लिए भी। तो जब भी आप केमिकल के बाद इधर उधर घूमने निकल जाते हैं या लंच के लिए चले जाते हैं, तो पहले केमिकल में क्लाइंट का बाल ओवर प्रोसेस हो सकता है, जिसका नुकसान अक्सर क्लाइंट को ही भुगतना पड़ता है। साथ ही अगर आप न्यूट्रलाइजर के वक्त भी इधर उधर घूमने गए हैं, तो 10 मिनट से अगर आपके बाल 12 मिनट या 15 मिनट हो गए हैं आपके बालों पे न्यूट्रलाइजर लगे हुए, तो आपका बाल ओवर प्रोसेस हो सकता है और कहीं ना कहीं इसमें भी क्लाइंट का ही नुकसान होता है। तो हर हेयर ड्रेसर को केमिकल के वक्त क्लाइंट्स के आसपास ही रहना चाहिए। नेक्स्ट जो गलती होती है वो अक्सर होती है ड्रायर से। ड्रायर पे भी हमें टेम्परेचर कंट्रोल रखना चाहिए और जब हम लास्ट में ड्रायर कर रहे हैं, लास्ट में मतलब न्यूट्रलाइजर के बाद जब हम लास्ट में ड्रायर करते हैं, तो पहले हमें बालों पे बिल्कुल ठंडा ड्रायर करना चाहिए, उसकी सेटिंग कूल होनी चाहिए। जब आपके बाल 70-80% सूख जाएं, तो आपको अपने ड्रायर की सेटिंग मीडियम पे लानी चाहिए और ड्रायर करना चाहिए। लास्ट में जब आपके बाल 95 या 90% तक सूख जाएं, तो आपको अपने ड्रायर को हॉट सेटिंग पर लाना चाहिए। जबकि जल्दबाजी में वो ड्रायर को फुल स्पीड से चलाते हैं और वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से बालों के लिए वो हवा और ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स भी करें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।